नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज का विषय बड़ा अलग भी है और थोड़ा सा राजनीति को टच करता हुआ है। आज का विषय है यूपी सरकार के मंत्री अब जाएंगे द्वार द्वार। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने 25-25 जिलों का प्रभार लिया है। मकसद है 2024 तो है ही इसके पीछे, लेकिन एक मकसद और भी है कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें गति देना, मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें करना और जो फीडबैक आ रहा है, सही गलत जैसा भी फीडबैक जनता का मिल रहा है, उस फीडबैक को लेना और उसके आधार पर आगामी दिशा निर्देश तय करना। मकसद बहुत अच्छा है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार किस तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है, यह देखना अलग बात है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों तरह से लगी हुई है। संगठन के स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण वर्ग, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग, पूरी प्रदेश टीम का प्रशिक्षण हो रहा है। वहीं सरकार अपनी तरफ से मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दे रही है। जहां दोनों उप मुख्यमंत्री 25 जिलों के प्रभारी है, वहीं सभी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके जिलों के प्रभार भी बदले गए हैं और उन्हें साफ कहा गया है कि वे अपने जिलों में रहें, लखनऊ कम से कम रहें, क्षेत्र में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, समस्याएं सुनें, समस्याओं का निदान करें। इन सब से कितनी कामयाबी मिलेगी यह तो अभी दूर की बात है। बहरहाल हमारे बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी राय रखेंगे, इजहार अली हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुभाष पाके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के अवनीश त्यागी जी से। अवनीश त्यागी जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने जो योजना बनाई है, 75 जिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें दोनों उप मुख्यमंत्री के पास 25-25 जिले और स्वयं मुख्यमंत्री ने भी 25 जिले लिए। मैं आपसे विस्तार से समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इसका मकसद क्या है, ताकि जनता के सामने एक स्थिति जाए, एक चित्र जाए कि आखिर ये जो जिलों के प्रभार बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या लाभ होने वाले हैं। उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत करेंगे कि वे इसे किस रूप में देखते हैं। त्यागी जी। आप देखेंगे कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को सराहा और जिस तरह से भारतीय भाजपा प्रत्याशी को जिताया, ये बिल्कुल साफ है कि कार्य प्रणाली की पारदर्शिता, सरकार की नीति और सरकार के नियम और कार्य प्रणाली, इस पर जनता ने मोहर लगाई। उस जगह में मोहर लगाई जो भाजपा के गढ़ नहीं मानी जाती, विपक्ष के गढ़ मानी जाती, वहां की जनता ने भी सराहा। और जो 25 जिले बांट कर जो मुख्यमंत्री जी ने नया प्रयोग किया है, ये बड़ा सराहनीय है। उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी जिलों से टच में लगातार रहेंगे, अधिकारियों से टच में रहेंगे, प्रवास करने को सबको कहा गया है। मंत्री भी, सभी कैबिनेट मंत्री भी लगाए जा रहे हैं, राज्य मंत्री भी उनके साथ लगाए जा रहे हैं। मतलब पूरी सरकार जनता के द्वार। जब पूरी सरकार जनता के द्वार जाएगी तो योजनाओं का क्रियान्वयन बड़ी गति से होगा, पारदर्शिता से होगा और निचले स्तर तक जहां हम योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार, वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पहुंचेगा और निश्चित रूप से उसका जनता को फायदा मिलेगा। और जनता को फायदा मिलना ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ पहुंचाने का हमारा उद्देश्य रहता है, भारत का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो पूरी सरकार प्रयास में लगेगी जी, जनता का विकास जी विश्वास जीतेगी, सबका विकास करेगी और सभी का योजनाओं को लाभ पहुंचेगा। तो ये योजना अपने आप में बड़ी अनूठी है और बड़ी कारगर भी है। और इसका मैं बताया ना कि इसका रिजल्ट भी मिला है। 100 दिन में जो टारगेट दिया था मुख्यमंत्री जी ने, 100 दिन में भाजपा को रिजल्ट दिया है जनता ने सराहा है, जनता ने मोहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस योजना की, इस प्लान की, इस कार्य पद्धति की।
ठीक है त्यागी जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कपीश जी, आपका नजरिया एक अलग रहता है। आप राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद भी बहुत सारी बातें कंटेंट के आधार पर, तथ्य के आधार पर करते रहे हैं। मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो योजना लागू की है दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के, इसको लेकर के आपका पार्टी का नज़रिया क्या है। दूसरा मेरा सवाल एक समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ काम कर रही है, यानी अगर हम इसे यूं कहें कि एक तरफ प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं संगठन के, मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के, तहसील स्तर के, जिला स्तर के लगातार चल रहे हैं, और ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी संगठनिक स्तर पे कहाँ खड़ी है? और हालांकि अभी अखिलेश जी ने घोषणा की है सदस्यता प्रभारी बनाए जाने की, सदस्यता अभियान की भी घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के सांगठनिक ढांचे से क्या समाजवादी पार्टी निपट पाएगी? दो प्रश्न आपसे हैं कपीश जी। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई नीतियों को लेकर के आए, नई योजनाएं लेके आए, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि रैपर इनका बहुत लाजवाब है, लेकिन जो पैकेट अंदर के अंदर जो सामान होता है वो सड़ा हुआ होता है, कंटेंट उसके कुछ नहीं होता। अगर मंशा आपकी अच्छी होती तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आप लेकर के इन बातों को रब्बो-दरब करते हैं वो निश्चित रूप से भारतीय समाज के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता। कहने में बड़ा अच्छा लगता है उपाध्याय जी, लेकिन करने में बड़ी दुखद स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं विद एविडेंसेस बात करूं, आप देखिए, एक इन्होंने बड़ी बेहतरीन और अनूठी पहल और एक नई योजना लेकर के आए थे देश के अंदर कि प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक गांव गोद लेंगे। मोदी जी भी जो वाराणसी का गांव गोद लिए, वो भी आज गोद में ही पड़ा है, कोई आदर्श ग्राम ये नहीं बना सके। कितनी अच्छी योजना ये लेकर के आए थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे, फिर उसके बाद 50 और भी इन्होंने अभी वृद्धि कर। मैं पूछता हूं कि वो स्मार्ट सिटी कहां बनी है, क्या हो गया? 150 स्मार्ट सिटी कहां खड़ी है? उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी है? लखनऊ स्मार्ट सिटी और बनारस बनी कि नहीं बनी? तो ये भी पहल आप देखेंगे तो शून्य बटा सन्नाटा दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि कथनी वाली पार्टी है, इसके करनी से कोई मतलब नहीं होता। जो बात कहेंगी उसके जस्ट विपरीत काम करें। अगर ये देश हित में काम कर रहे होते तो देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी ना होती, डबल डिजिट में महंगाई ना होती, लोग जो हैं वो शिक्षा का स्तर ये बढ़ा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में 15 से 20 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, यानी सफेद कार्ड के नीचे, यानी कि 20 करोड़ लोगों को इन्होंने इस लायक बना दिया है कि वो 5 किलो अनाज के लिए इनके तरस रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो गांव-गांव चलने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी मुख्यमंत्री जी को जो 25-25 गांव बांटा गया है, ये केवल इनके दिखाने का लिफाफा है। कंटेंट तो वही है। आप सरकार गांव-गांव जाकर के काम नहीं करती, सिस्टम काम करता है। और जब आप सिस्टम में नहीं होते हैं तो आप दिखावे में होते हैं, प्रोपेगेंडे में होते हैं। आप किसके दरवाजे जाके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जी। जब आपके पास तहसील दिवस होता है, आपके पास जिला दिवस होता है, प्रदेश दिवस होता है, उस पे आप समस्या सुलझा नहीं पाते, आप अच्छी नीति विकास के लिए बना नहीं पाते, आप जो है रोड बनाते हैं कई हजार करोड़, 26,000 27,000 करोड़ की, और वो 15 दिन में ध्वस्त होकर के भ्रष्टाचार में डूब जाती है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 0% टॉलरेंस की नीति कहने के लिए स्मार्ट मीटर घोटाला, पीएफ घोटाला, तमाम सारी चीजें हैं। ये कहां खड़े होते हैं? ये इसलिए इनको करने की कवायद है कि ये काम कर नहीं पा रहे, लेकिन जनता में लिफाफा बांटना है तो ये एक नई योजना लेकर के आते हैं। और अभी तक देख लीजिए, इतनी इनके यहाँ सर फुड़ौल है कि ये अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाएगा। मोदी और योगी जी का जो 36 का आंकड़ा वो भी सामने है कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब मैं दूसरी बात कह दूं, जो आपका दूसरा चिंता आपको ज्यादा हो रही है इनके प्रदेश अध्यक्ष की। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। त्यागी जी, बस 2 मिनट में आपसे जवाब, ये आप त्यागी जी जवाब ना करें, ये अपनी करें जी। कपीश जी, हम तो अरे भाई त्यागी जी, अब आप थोड़ी देर बाद
तिवागी जी बहुत अच्छे आदमी। मैं त्यागी जी, एक मिनट चीज कह आपको दूं। अवसर दूंगा, कपीश जी को बोल लेने दीजिए, आपको पूरा अवसर दूंगा। जी जी, जैसे आप अब उपाध्याय जी कहे कि हमें हाँ भारतीय कपीश जनता जी। पार्टी की बड़ी चिंता है। दरअसल अरे कपिल जी हमें मुद्दे से हमें भटक रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं चिंता होगी? क्योंकि 5 साल तक तो प्रदेश में यही राज करेंगे। अगर अच्छा सेहत आप भारतीय जनता पार्टी की हाँ होगी ये तो है। तो अच्छी नीयत होगी और अच्छी नीति होगी, और तब हमारे प्रदेश का विकास होगा। आखिर अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी भी तो विकास ही चाहती है, जनता जिसे भी माध्यम बनाए। अभी अवनीश जी एक बात कह रहे हाँ थे बिल्कुल कि बिल्कुल। जनता ने हमें तमाम चुनावों को जिताया है, हमारे हमारे मुद्दे कामयाब रहे, हमारी नीतियां अच्छी रही। अरे जी नहीं साहब, किसी चुनाव को जीतने के लिए नीति और मुद्दों से साथ साथ जाति और धर्म का जो आग लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जाता है, वो भी काम आता है। उपाध्याय जी इत्तेफाक कर रहे होंगे। अब दूसरी बात कपीश मैं जी, कह दूं अपने संगठन, कपीश जी बिल्कुल, मैं कपीश जी नहीं, जाति की आपने जहां तक बात की है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो तो खड़े ही जाति के आधार पे हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दक्षिण की जिन भी पार्टियों का हम नाम लें, ये सब जाति के आधार पे ही खड़े हुए हैं, तो इसको तो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप ही के तीर से आप पे निशाना साधा है। नहीं, हमारे तीर से हमारा जी, जी, निशाना कपीश। ये साधी नहीं करेगा। मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि देखिए, ये तो छद्म आवरण लेते हैं ना, चाहे जातिवाद का भी छद्म लेंगे, कहेंगे हम जातिवाद नहीं करते हैं, धर्मवाद का भी छद्म लेंगे, धर्मवाद नहीं करते हो, करते क्या है सबको मालूम है। छद्म राष्ट्रवाद का आवरण आप देख ही रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ, 150 कॉन्वॉयर्स हमारे शहीद हो गए, और उसके बाद भी आज तक चार्जशीट नहीं है। ये है इनका परिणाम। अब मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि अवनीश भाई जो है, हमारी जाति को आप कैसे अलग कर देंगे? क्या देश का संविधान ने अलग किया है? भाई SC ST OBC और ये जो आरक्षण है, ये कहां से निकल कर गया? जब आप पैरिटी की बात करेंगे, जो पहिया छोड़ लाने का काम करेंगे, तो आप जाति के आधार पे उनको पोषण करने का काम करेंगे। इसमें डरने की क्या बात है? गलत क्या है? लेकिन धर्म के नाम पर आग लगाना, विभेद जाति और भाषा का कर देना, प्रांत को प्रांत से लड़ा देना, चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा देना, ये छद्म राष्ट्रवाद। चलिए ठीक है, त्यागी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आता हूं मैं सुभाष जी, लेकिन एक बात, त्यागी जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं कहना चाह रहा था जी, उपाध्याय जी, कपीश जी ने जो सारी बातें कही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इतना ओवर हो गए, उनके पास तथ्य तो है नहीं, ना उनके पास कहने के तर्क हैं कोई। केवल इधर उधर की बातें करना और घुमाना फिराना और केवल आलोचना करना, एक चश्मा चढ़ा लिया है नकारात्मकता का, और उसी से देखे जाना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कपीश जी की, और कपीश जी की मजबूरी भी है। कपीश जी की मजबूरी ये है कि उनके नेताओं को घर में बैठने उन्होंने चश्मा उतार दिया, वो घर से बाहर निकलते नहीं। ये मैं ही नहीं कपीश कह जी रहा ने हूं, चश्मा ये उतार उनकी दिया। जनता भी कह रही है। नहीं, ये जनता भी कह रही है, और उनके सहयोगी दल जो रहे वो भी कह रहे हैं कि ये घर में बैठे रहते हैं, जनता के द्वार जब सरकार जा रही है तो इन्हें दिक्कत हो रही है, इनको समस्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सरकार जनता के बीच जा रही है। और समाजवादी पार्टी के लोगों की तो जनता के बीच जाने की आदत रही नहीं, वो तो घर बैठ के ट्विटर पर एसी में रहकर। मैं त्यागी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने उठाया, त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी सुनिए, तो त्यागी जी सुनिए, एक सवाल जो कपीश जी ने उठाया वो जायज था। जैसे उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, गांव गोद लिए गए सांसदों के द्वारा, और आज उन गांव की स्थिति क्या है, उन स्मार्ट सिटी की स्थिति क्या है, ये प्रश्न मतलब सामयिक है, और वो इसका प्रश्न का जवाब तो सच में देना चाहिए। उपाध्याय, हाँ वो बात मैं आपकी, उपाध्याय जी मैं कह रहा हूं कि आज आप 2012 और 17 के बीच जो स्थिति थी गांवों की और शहरों की, उससे तुलना करके देखिए कितना बदल गया है। पहले गांव में बिजली नहीं जाती थी, आज गांव गांव बिजली जा रही है। पहले सड़कें ठीक नहीं थी, आज सड़कें ठीक हैं। आज पहले राशन बंटता नहीं था, अब घर पे राशन पहुंचा है। पहले किसान को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, आज किसान को लाभ मिल रहा है। तो ये जो सारा सिस्टम बदला है, ये सारा जो बदलाव हुआ है, ये 5 साल के कार्यकाल में पिछले लंबे समय की गंदगी दूर करी है, और काम को सिस्टम पे लाने का जो अभियान चलाया है, आम आदमी तक पहुंच बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं लगातार, वो पार्टी की हो, संगठन की हो या सरकार की हो, वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। देखिए, लोकतंत्र में उपाध्याय जी सबसे बड़ी जो जिसका फैसला होता है, सबसे बड़ी अदालत जनता है।
जनता जब फैसला सुनाती है वो सर्वमान्य होता है। मतलब जनता को अगर कोई चीज पसंद है, जनता को सिस्टम पसंद है, कानूनी व्यवस्था पसंद है, प्रशासन की व्यवस्था पसंद है, सारा सिस्टम अगर जनता को पसंद है तो उसके आगे कुछ नहीं तर्क चलता। तो वो जनता ने मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर मोहर लगाई है। और दोबारा आप तो देख ही रहे हैं कि 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बड़े बहुमत के साथ और मजबूती के साथ आया है। वो सारे गठबंधन, वो सारी घोषणाएं, वो सारे प्रलोभन जनता को दिए बहकाने के, और जातिवाद का गठजोड़, धर्मवाद का गठजोड़ और जिन्नावाद, फलानेवाद सब फेल कर दिए। जनता ने फेल कर दिए। योगी जी को पसंद किया, मोदी जी को पसंद किया, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत को पसंद किया और मोहर लगा के फिर दोबारा सरकार में लाने का काम किया है। 22 में हुआ है और ये 24 में भी होगा। उपाध्याय ठीक है त्यागी जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं आपके पास। इजहार अली जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। चुनाव से पहले तक आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब तो संबंध ही खत्म हो गए, ऑफिशियली संबंध खत्म हो गए। अब ये जो अभी हालांकि तय नहीं किया है आपकी पार्टी ने कि आप किधर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ, बसपा के साथ या अन्य दलों के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है। बहरहाल अभी जो मुद्दा है वह ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री 6 मंडलों की उनको जिम्मेदारी दी गई, यानी 25 जिले हैं, मुख्यमंत्री के पास भी 25 जिले हैं, और जो मंत्री और कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं इनके पास में अपने अपने जिलों के प्रभार भी बदल दिए गए। इस पूरी योजना को आपकी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? क्योंकि एक बेल्ट पर आपकी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और आप पूर्वांचल की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। अली जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए उपाध्याय जी, मैं आपको पहली बात ये बताऊं कि समाजवादी पार्टी से हम लोग अलग नहीं हुए हैं, ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी ने हमको अलग किया है। वो इस बात को लेकर अलग किया है कि हमने केवल इतना ही कहा था कि चलिए धरातल पर चलते हैं, गांव गांव चलते हैं, जनता के सुख दुख के बीच में रहेंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे, या फिर उनको अब मैं सलाह तो नहीं, मैं अपनी सलाह वापस लेता हूँ। तो इस बात से वो नाराज हो गए, हमसे अलग हो गए, वो खुद ही अलग, उन्होंने हमको अलग कर दिया। देखिए रही बात जो धरातल पे जो आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो तीनों मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री जी को जो प्रभार दिया गया है, देखिए मैं आपको बताऊं सुहेल, जो भारतीय समाज पार्टी को 16 सीटें गठबंधन में मिली, आप समझिएगा उपाध्याय जी, 16 सीटों में 6 सीट हम लोग जीत के आए, जनता ने हमको आशीर्वाद देके भेजा। 10 सीट हम लोग हार गए, तो हम लोगों ने कार्यक्रम निकाला कि आपका सेवक आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत हमारे जो विधायक जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए, आखिर कौन से 2000 से 5000 वोटों के अंतर से हम लोग वो 10 सीट हार गए। तो इसका हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं बहुत दिन से, काफी टाइम हो गया, और उन बूथों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को वोट नहीं मिली, और उस कौन से बूथ पे मिली, कौन से बूथ पे कम मिले, जिससे कि हम लोग 10 सीटें माइनस हो गए। तो उन घरों, उन बूथ के माध्यम से, वहां के जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से उन घरों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हारने के दूसरे दिन से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि हम लोगों को इतनी बहुमत में लोगों ने वोट दिया, लेकिन कुछ यानी 2000, 5000, 3000, 1500, 1000 वोटों से हम लोग चुनाव हार गया। फिर क्या वजह रही, उन घरों क्या, उन परिवारों को क्या दिक्कत रही, उनसे पहुंच के, उनसे सामंजस्य बैठाल के, उनसे समन्वय बना के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक उसी तर्ज में भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल करके ये कार्यक्रम में चला रही है। लेकिन खैर चलिए, वो सत्ता में आए हैं, जनता ने उनको जनादेश दिया है, और ये होना भी चाहिए कि भाई अगर आपका विधायक आपके द्वार पहुंच रहा है और जिलों में पहुंच रहा है, देखिए हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसका कोई विरोध नहीं। जैसा कि आपने देखा, मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ उपाध्याय जी, कि विधानसभा सत्र में माननीय राज्यपाल जी के किस तरीके समाजवादी, भाई हम लोग भी 6 विधायक वहां बैठे थे, हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रकाश राजभर जी वहां बैठे थे, लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मतलब अराजकता फैलाते हुए, संवैधानिक पद होता है राज्यपाल महोदय का, और उनके ऊपर जो है टीका टिप्पणी और चिल्ले चिल्लाने का और पता नहीं किस तरीके से काम किया। देखिए राज्यपाल है, वो अपने अभिभाषण में जो कह रहे हैं आप सुनिए, उसके बाद सरकार का विरोध करिए। आप सरकार का विरोध करते करते राज्यपाल जी का विरोध करने लगे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मुद्दे की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, हमारी वो जो समस्या है वो सरकार से हल होगी। देखिए राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, तो इस बात को लेकर प्रदेश की जनता में जो सर्वे हुआ ये कि समाजवादी विधायकों ने या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, तो इससे इनका माइनस पॉइंट गया।
तो बहरहाल हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। आप सरकार की कोई योजना अगर गरीबों के हित में, अगर जनता के हित में है तो उसका स्वागत करिए, और अगर अहित में है और उनका नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल उनका विरोध करिए। देखिए, हमारी जो पार्टी की जो कार्यक्रम है, यह सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना, 27% आरक्षण है उसमें 7% पिछड़ा या 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। हम सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम काम करते रहेंगे। और जो हमारा आपने देखा कल जो 5 तारीख हमारी थी, हम लोगों ने तय किया, आपने देखा 4 तारीख को पार्टी से लेटर जारी होता है। 5 तारीख को हमारे देखिए कल 75 जिलों में हमारे संगठन के समीक्षा बैठक और सारे कार्यक्रम हमारे चलते रहे। दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त अगर संगठन धरातल पे किसी का है, जो काम करने वाले हैं लोग, तो मैं इसमें कोई बुराई और अच्छाई की बात नहीं है। पहला संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी का संगठन, जो धरातल पे लोगों के बीच में जा के और उनकी समस्याओं को सुन के, उनके थाने ब्लॉक तहसील स्तर की समस्याओं को सुन के उनका निदान कराने जो है काम कर रहा है। इसी के साथ हम करते रहेंगे और जनता के बीच में ही रहेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, आप देख रहे हैं कंटिन्यू क्षेत्र, गांव गली डगर रहने का काम कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम कर रहे हैं, और ये हम लोग करते रहेंगे। इसमें हमको ठीक है, आप संजय तिवारी जी से हम सवाल लेते हैं। ठीक है इजहार अली जी, मैं आता हूं आपके पास अभी। संजय तिवारी जी बहुत देर हमारे से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने सभी को सुना और आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं अपने पत्रकारिता जीवन के कार्यकाल में, और इस तरह की योजना ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकार ने चलाई है, पहले भी चलाई जाती रही हैं, चाहे वो मायावती के कार्यकाल रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी के या अखिलेश जी के। अलग अलग उसके प्रकार हो सकते हैं। अभी जैसे इन्होंने 25-25 जिलों का दे दिया, पहले हर जिले का प्रभारी होता था, मंडल का प्रभारी होता था। कुल मिला के सरकार जनता के द्वार जाती रही है। दूसरी बात, जैसा अभी इजहार अली जी कह रहे थे कि इनकी नकल भारतीय जनता पार्टी ने की है। एनीवे, नकल किसी ने भी की हो, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी की कि वे अपने हर बूथ पर जाकर के मूल्यांकन कर रहे हैं, जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये जनता के बीच में जाना ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि जनता ही इसमें, जैसा त्यागी जी कह रहे थे कि जनता जनार्दन होती है। तिवारी जी, आपका विश्लेषण क्या है? इन जो परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही है, उसमें समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी होती है? भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर अभी सत्ता में है, तो वो उसको तो आगे बढ़ना है, पीछे घटना है, ये जनता तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रही। संजय जी, देखिए उपाध्याय साहब, मैं इसको बहुत दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। इसको केवल राजनीतिक रूप में देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक मैं सभी की बातें सुन रहा था और सभी लोग इसको एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रहे हैं। मैं इसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार चला चुके और 6ठे साल में जब वो जीत कर आए हैं तो वो ढेर सारे अनुभवों के साथ आए हैं और वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले भी मंडलीय प्रभारी होते थे, मंत्रीगण होते थे, जिलों के प्रभारी होते थे, बाकी सरकारों में भी होते थे। इस समय जो ये प्रयोग किया गया है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये प्रयोग है, ये बिल्कुल नया है। नया प्रयोग इस आशय से है कि कहीं ना कहीं 5 साल के अनुभवों में मुख्यमंत्री जी को ये लगा है कि कार्यपालिका शायद उतने ढंग से सक्रिय रूप से विधायिका योजनाएं लेकर आ रही है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन शायद सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वस्तुतः ये कार्यपालिका की निष्क्रियता कहें या उनकी लापरवाही कहें, उसको कसने के लिए विधायिका को स्वयं आगे आना पड़ा है। अब आप देखिए कि हर जिले में जिलाधिकारी होता है, हर मंडल में मंडलायुक्त होते हैं, सचिव स्तर के अधिकारी राजधानी में बैठते हैं, प्रमुख सचिव और एडिशनल प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी राजधानी में बैठते हैं। इतने सारे अफसरों के होते हुए भी यदि सरकार कोई योजना लेकर आ रही है और वो योजना जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है या जहां उसको क्रियान्वित होना है वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, तो फिर मुख्यमंत्री को ये सोचना पड़ता है कि हमको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, अफसरशाही जिसको कहते हैं, जिसको कार्यपालिका का स्वरूप हम मानते हैं संवैधानिक रूप से,
ये उसका फेल्योर है जिसको विधायिका कसने की तैयारी कर रही है, कसने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि जिले में जिलाधिकारी ऑलरेडी है, प्रभारी मंत्री पहले से रहे हैं, लेकिन अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया, मंडल उनको दे दिया गया। इसी के साथ 25-25 जिलों का एक एक ग्रुप, एक एक गुच्छ डिप्टी सीएम को दिया गया और सीएम ने खुद रखा है। ये बिल्कुल आप एक रूप में देखिए कि जब जिलाधिकारी वहां हैं, यानी वहां काम नहीं हो रहा है, मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, मिनिस्टर से काम नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। जनता के सामने सरकार ने इतने ऑप्शन रख दिए कि अब जनता को अपनी सुनवाई कराने के लिए किसी एक दरवाजे का मोहताज नहीं रहना है। वो डीएम के यहाँ जाएगा, जिलाधिकारी ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो वो मिनिस्टर के पास जाएगा, मिनिस्टर ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगा, उसने सुना तो ठीक, नहीं सुना तो डिप्टी सीएम के पास जाएगा और फिर मुख्यमंत्री के पास जाएगा। 5 स्तरीय ये व्यवस्था की गई है, 5 स्तरीय। ये भारत के इतिहास में, स्वाधीन भारत के इतिहास में विधायिका इस रूप में जनता के लिए काम करने के लिए आगे आई होगी, ये पहली बार आया है। इसका विश्लेषण करने में बहुत समय लगेगा, ये अनायास नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्षों में आपने ध्यान दिया होगा, या अभी तक जो सरकारें चलती रही हैं, मुख्यमंत्री लोग करते क्या रहे हैं, वो अफसरों को बुलाते थे, प्रेजेंटेशन विभाग का लेते थे, या मिनिस्टर्स को बुला के उनके विभागों का प्रेजेंटेशन ले लिया, फिर उसके बाद योजनाएं बन गई, योजनाओं को भेज दिया गया जिलों में, वो क्रियान्वित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, इसका कोई अंकुश नहीं था। ये पहली बार 5 स्तरीय व्यवस्था देके स्वयं मुख्यमंत्री इसमें लीड कर रहे हैं। साथ में अपने दोनों डिप्टी सीएम को उन्होंने 25-25 जिले दे रखे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक एक अपने ब्लॉक, तहसील, थाने तक की सुनवाई स्वयं एक तरह से मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच रही है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को करने में, इसको बनाने में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शोध हुआ होगा, काम हुआ होगा, तब जाके इसको क्रियान्वित करने का स्वरूप आ रहा है। ये देखिए, पार्टी अपनी जगह काम कर रही है, संगठन अपनी जगह काम कर रहा है। आपने आरंभ में ही कहा कि संगठन बूथ बूथ तक काम कर रहा है, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, वो 2024 की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये तो एक प्रशासक के लिए, राज्य का जो प्रशासक है, जो मुखिया है, जो सत्ता का प्रमुख केंद्र है, उसने अपनी एक योजना ऐसी लागू कर दी जो इससे पहले नहीं लागू थी। ये 5 स्तरीय व्यवस्था निश्चित तौर पर जनता को राहत कपीश जी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, कपीश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अवनीश त्यागी जी के पास में जाता हूं। त्यागी जी, एक जो बात संजय तिवारी जी ने कही अपने विश्लेषण में, उसमें एक बात निकल कर के आई बहुत सारे लबोलुआब के बाद कि कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए विधायिका को आगे आना पड़ा। और ये संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य इस तरह के कदम उठा रहा है कि 5 स्तर पर जनता को अपनी बात कहने की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो ये फेल्यूर किसका है? अभी हाल ही में बहुत सारे तबादले हुए, उन तबादलों को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ और तबादलों को रद्द भी किया गया, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मंत्रियों ने भी लगाए, तो ये जो असमंजसता की स्थिति देखने को मिलती है, या ये देखने को मिलता है कि ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है इन तमाम बातों के बावजूद कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, 25-25 जिलों का प्रभार है, उसके बावजूद मंत्रियों और अफसरों के बीच में ये समन्वयता क्यों नहीं है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? तो इस पर भी सवाल तो उठेगा ही त्यागी जी। अवनीश जी। उपाध्याय जी देखिए, कार्यपालिका को निष्क्रिय कहना उचित नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपसे बात कहता हूं, और ये मैं बात सिद्ध भी कर सकता हूं। अगर कार्यपालिका पूरी तरह से निष्क्रिय हो तो योजनाओं का लाभ न मिले और सरकार फिर फेल हो जाए, तो निष्क्रिय कहना नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि और सक्रिय बनाना और लाभदायक बनाना, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, ये भाजपा का मूल मंत्र है। सेवा ही संगठन, ये हमारा कार्य रहा है। देखिए 2 साल कोरोना रहा, अब उपाध्याय जी देखिए, मुख्यमंत्री जी एक दिन घर नहीं बैठे, कार्यकर्ता निकला रहा, सेवा करता रहा। जो दिक्कतें आई, अचानक दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि पहली बार ऐसी महामारी हुई, पूरी दुनिया में महामारी फैली थी। ऑक्सीजन का संकट था, तमाम तरह के संकट थे, दवाओं का संकट था, पलायन था, रोटी देना, खाना खिलाना, घर घर दवाएं पहुंचाना। इसमें संगठन और सरकार कदम ताल मिला के चले तो इस गंभीर जो एक अप्रत्याशित महामारी, जो अप्रत्याशित संकट पैदा हुआ था, उस पर निजात पाई, उस पर कंट्रोल करा।
तो ये कहना कि कार्यपालिका फेल है, ये तो गलत बात है। कार्यपालिका काम कर रही है। कार्यपालिका को और सक्रिय बनाना और उपयोगी बनाना, उसके कहीं थोड़ी सी कमी, कील कांटे कहीं वो निकाल के ठीक करना, कहीं थोड़ी शिथिलता आ जाए उसको दूर करना, इसलिए मुख्यमंत्री जी खुद और उप मुख्यमंत्री। लेकिन त्यागी जी, आप देखिए कि किस तरह से ब्रजेश पाठक जी ने पत्र लिखा, उनके प्रमुख सचिव ने उनकी सुनी नहीं, उनके कहे बिना तबादले कर दिए। ऐसा पीडब्ल्यूडी में भी हुआ। ऐसा दिनेश खटीक जी मंत्री हैं, आप ही की सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया अपने ही विभाग के अधिकारियों पर। उन्होंने अपने तमाम सारी बातें उन्होंने अपने पत्र में लिख दी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बात सही है कि निष्क्रिय नहीं है, लेकिन उस तरह का एक कोऑर्डिनेशन, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो समन्वय दिखाई नहीं देता। शासन होता है वो जनता के बीच जाके फीडबैक लेना और जनता के बीच सीधा जुड़ाव रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का भी फैसला है और सरकार का भी। इसी पे काम हो रहा है। मैंने कहा आपसे कि कहीं कोई छोटी मोटी चूक होती है, कहीं दिक्कत होती है, तो वो जनता के बीच जाके तो दूर होगी। जनता के बीच सरकार रहेगी और सरकार का कोऑर्डिनेशन रहेगा, सरकार का संगठन का कोऑर्डिनेशन का, तो ये चीजें नहीं होती, ये दूर हो जाती हैं। जो समस्याएं आती हैं वो भी निमट जाती हैं। मैं उन पार्टियों का हवाला नहीं देता जिनके शीर्ष नेता ये नहीं जान पा रहे विधान परिषद उसमें कि इस योग्य कैंडिडेट है नहीं है, उसकी उम्र है नहीं है, और साइन कर दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ये पता नहीं था उस पार्टी वालों को कि आपने एक बड़ा दांव खेलने का चलाया, तो कि आदिवासी को बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, पर आप ये चूक कर गए कि उम्र है नहीं है। ये क्या कमी थी कि जनता के बीच न रहना, पब्लिक के कोऑर्डिनेशन न रहना और तालमेल का अभाव ने ये फजीयत कराई। पर भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से, पूरी तत्परता से, ये जो उसका नारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको कार्यान्वित करना, उसे जमीन पे उतारना, उसको 100% लागू करने के लिए जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो सब सरकार कर रही है, संगठन कर रहा है। जी जी, ठीक है, ठीक है। कपीश जी, एक सवाल आपके लिए उन्होंने छोड़ा है जो मैं आपसे कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि आपके नेता, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो निकलते नहीं हैं और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिली। और ये आरोप आपके साथ जो भी सहयोगी गठबंधन जिन दलों से था, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि आपके नेता एसी कमरों से नहीं निकलते। अब रहा सवाल दूसरा कि ये जो तमाम कोऑर्डिनेशन की कमी, जैसा तिवारी जी कह रहे थे, विधायिका और कार्यपालिका को लेकर के बीच में जो तनातनी बीच में चल आपने देखी है, उन सब विषयों पर आप, चूंकि समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और आपकी राय महत्वपूर्ण होती है। कपीश जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी 4 बार इस प्रदेश में सरकार बना चुकी है और 4 बार जो हमने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपनी ताकत पे बनी और हमारे अगेंस्ट कांग्रेस भी लड़ी थी और बहुजन समाजवादी पार्टी। एक समय होता है हर चीज का, राजनीति के अंदर नए नए तथ्य सामने आते हैं, नई नई परिस्थितियां सामने आती हैं। 2022 के इलेक्शन का जिक्र करें। 2022 के इलेक्शन में हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि हम लोग छोटी पार्टियों से समझौता करें। अगर कोई समझौता करने के लिए छोटी पार्टी हमारे दरवाजे पे आएगी, हमारी नीतियों में, हमारे नेता में विश्वास व्यक्त करेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चुनाव लड़ेंगे और आगे अपनी सरकार, और वही हुआ। अब सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, इनके कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी टीम, इनका पूरा कुनबा डबल इंजन की सरकार। वो तो उनका संगठन है कपीश जी, उनको कैसे रोक सकते हैं? नहीं, कारण है, आपको बताना पड़ेगा ना, तब हम अपनी बातें कह पाएंगे। वो हमें कहने दीजिए, हम असंगत तथ्य नहीं रखते। जी बताइए। इस अहम में रहें कि
कि मैं हम जनता के इस बीच चीज नहीं को कह रहा जाएंगे हूँ। और ये अब देखिए वहम है अवनीश कि भाई, जाके वोट हमें मिल आप जाएंगे, वरिष्ठ ऐसे नहीं हैं। चलता। मैं जनता बार बार के एक बीच बात जाना निवेदन ये करता तो हूँ, आप सराहनीय होना चाहिए कपीस भाई। वरिष्ठ हैं, कम से कम संस्कार ना भूलें, हमको बोलने फिर आप अवनीश बीच जी, में बोल लीजिएगा, वरना त्यागी हम जी, नहीं बोलेंगे। कपीस जी को बोलने नहीं दीजिए, आपको मैं नहीं, पूरा संस्कार अवसर आप दूंगा। ना भूल रहे हैं, हाँ संस्कार नहीं, आप भी बिल्कुल ध्यान रखिए। हमने इसीलिए कहा। अब मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि देखिए, तारतम्य तोड़ने के लिए जी। अवनीश जी करते हैं, लेकिन हम लोग वहीं से शुरू होते हैं जहाँ छोड़ते हैं। ये वकीलों की कमी है। अब मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब हमारी रथ यात्रा निकलती थी तो रात के 3 बजे लखनऊ लौट के आती थी, फिर 5 बजे रवाना हो जाती थी। जो मीडिया ने चीजें देखी, जो सारी चीजें हुई, वो आपके सामने। 13% के मतों की अभिवृद्धि, 111 समाजवादी पार्टी के अपने विधायक और बाकी कुनबा मिलाकर के 125। 13% मतों की वृद्धि और करीब 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पहले की अपेक्षा कम कर दी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी। बड़ा तगड़ा काम आपने किया हुआ था कि आपने 212 संकल्प पत्र के वादों में 2 वादे भी नहीं गिना पाए जो शुरुआती थे, जो आपने पूरा किया, चाहे किसानों का रहा हो कि आय दुगना कर। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये तो खाली बात करने वाली पार्टी है। इसने 2017 के अंदर जो अपना पत्र लेकर के आए थे उसको पूरा नहीं किया, और ये नया प्रपत्र लेकर के चले आए और उसमें 100 दिन का रिजल्ट देख रहे हैं हवा। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखिए कपीस जी, बावजूद उसके सरकार बनाई ना भाई। अगर मैं एक मिनट, कपीस जी, आपका कहना है कि उन्होंने उस वादे पूरे नहीं किए, लेकिन जनता तो चुन रही है और जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। देखिए, जनता जो चुन रही है वो इनके इस मुद्दों पे कहीं नहीं खरी मोहर लगा रही है कि वो इनको 2 सीटें भी जीत गए, फिर बोल रहे हैं रामपुर। देखिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलने लगूंगा तो आप बोल रहे हैं। त्यागी जी शांत हो जाएं, आप बोल रहे हैं। त्यागी जी एक मिनट, ईश्वर ने आपको इतने संस्कारी आपके श्वेत केश दिए हैं, कम से कम अपने अनुभवों से हम लोग जैसे काले बाल वालों को आप कम से कम संस्कार देने का काम कीजिए। आप तो बीच ही में संस्कार तोड़ रहे हैं। आप संस्कार बाल काले। आप श्वेत अवनीश जी, बस 2 मिनट में आपके पास है। पहले मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले कपीस जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप। नहीं, आप व्यक्तिगत बातें ना करें, श्वेत बालों की बातें और इस तरह की बातें ना करें, आप मुद्दों की बातें करें। आप बताइए कि 100 दिन में क्यों हारी 2 पार्टी, विरोध कर रहे हैं इसको, क्यों गढ़ हार गए, क्यों रामपुर हार गए, क्यों रामपुर हार गए, क्यों आजमगढ़ हार गए? नहीं, आप हरकतें नहीं, आप इस तरह की बातें जो कह रहे हैं, आप नहीं बोलने देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। त्यागी जी, कपीस जी को बोलने दें। जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बातें व्यक्तिगत ना करें। आप कपड़ों पे और उन पे ना, फिर मैं कभी आपके डिबेट में समय नहीं, आप त्यागी जी, मेरा आग्रह है, त्यागी जी का डिबेट मेरा दोनों से आग्रह करूंगा, मेरा दोनों से आग्रह। कपीस जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। इन्होंने ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। 3 मिनट मेरे खराब किए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, दोनों से ही आगे 3 मिनट खराब किए, बिल्कुल दोनों से आगे। कपीस जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अवनीश जी से जवाब। अवनीश जी प्लीज। कि इन्होंने 3 मिनट मेरे खराब किए, 3 मिनट में इनके भी खराब करूंगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अरे नहीं ऐसा नहीं, जनता अरे लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ये मैं बराबर का पैरिटी रखता हूँ, न्यायिक व्यक्तियों एकदम पैरिटी बना के चलता हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी ने पहले से ज्यादा मतों में भी अभिवृद्धि की, हमने सीटों में भी अभिवृद्धि की और जनता ने इनको कम कर दिया। लेकिन छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद के पीछे जो ये ध्रुवीकरण करते हैं, उसका एक असर होता है कि ये फिर से सरकार गया। बहुत अच्छी बात, अब आप आ गए, लेकिन इन्होंने मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया। ना इन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी कहां पर है, ना इन्होंने बताया कि जो आदर्श ग्राम गोद लिए थे वो कहां पर खड़े हैं, ना इन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए कहां चले गए, ना इन्होंने अब गुजरात मॉडल की बात करना बंद कर दिए। आखिर क्यों कर दिए? और तीसरी बात, जिन उप मुख्यमंत्रियों को 25-25 जिले दे रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। मुर्दा जो है वो पोस्टेड हो जा रहा है कहीं, मुर्दा आदमी, और मुर्दे का प्रमोशन हो जा रहा है, और उस पर जो हाई कमेटी बता रहे हैं, उस अपने प्रपत्र के 16 क्लास में इस आदमी को दोषी ठहरा रहा है जो पहले ही रिटायर हो चुका है। गजब की सरकार चल रही है। ये है इनका कोऑर्डिनेशन। और हमारे तिवारी जी जो बैठे हुए, संजय तिवारी जी की तो महिमा मंडल में मैं नहीं 4 लाइन कह लेने दीजिए, 5 स्तरीय नहीं 7 स्तरीय बना लीजिए। इन्होंने जितने आदर्श ग्राम लिए थे, हर एक ग्राम को गोद दिलवाया था।
वो सोचिए कितने माइक्रो मैनेजमेंट पे गए थे। क्या हुआ? हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर आप सिस्टम के अनुरूप काम नहीं करेंगे, आप दरवाजे दरवाजे खड़े रहेंगे तो कितनों के दरवाजे खड़े रहेंगे। जाइए माइक्रो मैनेजमेंट एक एक दरवाजे पे खड़े होकर कर लीजिए। सरकार सिस्टम में काम करती है, सिस्टम इनका फेल्योर है, क्योंकि इनके ही मंत्री कहते हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं पहले अवनीश त्यागी जी से इसका जवाब लूंगा। कपिल जी, अवनीश त्यागी जी इसका जवाब देंगे। अवनीश त्यागी जी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि उसके जवाब आप दें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, उन्होंने ट्रांसफर को लेकर के कई सारी बातें की हैं, और आपने उनकी पूरी बात, और आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं चाहूंगा कि अब आप अपनी बात तफसील से कहें, उसके बाद में इजहार अली जी और संजय तिवारी जी के पास, और उसके बाद हम डिबेट को समापन की ओर चलेंगे। जी त्यागी जी। उपाध्याय जी, मैंने बताया ना कि वो जो गोद लिए थे सांसद, उन्हीं का विकास नहीं हुआ। मैंने कहा हर गांव का विकास हुआ है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि चंद जिलों में बिजली जाती थी, अब गांव गांव में बिजली जा रही है। हर गांव में बिजली, भरपूर बिजली जा रही है, हर नहर में पानी जा रहा है, हर गांव सड़कों की स्थिति सुधरी है, राशन व्यवस्था में सुधार हुआ है, किसानों को उपलब्धता, खाद, पानी और सारी जरूरतों की चीजों की उपलब्ध रही है। तो ये विकास नहीं हुआ तो और क्या है? ये कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया? जो चीजें हमने वादे करी, प्रबंधन से बेहतर प्रबंधन से बिजली घर घर पहुंची है। अब 5 जिलों में बिजली नहीं पहुंच रही है कभी जी, वीआईपी जिलों में बिजली नहीं पहुंच रही है, हर गांव में बिजली पहुंची है। और भरपूर मांग होने के बावजूद हर गांव में बिजली पहुंची है, हर गांव में विकास हो रहा है, हर शहर में विकास हुआ है, विकास घर घर पहुंचा है, विकास पहुंचा है। इसीलिए जनता ने दोबारा सरकार में बैठाया है, दोबारा सरकार में इसीलिए बैठाया है कि विकास घर घर पहुंचा है। जनता हमारे साथ है, कानून व्यवस्था हमारे पक्ष में है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हमने की है, माफिया भगा दिए हैं, दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा कर दिया है। मुंगेरी लाल की सपने की तरह देखने वालों को जनता ने हो गया, बदला पूरा हो गया। मुंगेरी लाल घर में बैठे रहने वालों को, और जो घर में बैठे रहते थे, और जो लोग यही सहम में थे कि जनता अपने आप वोट दे देगी, उनको नकार दिया है। जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, जनता उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, और जनता इतनी बौखलाहट में, जनता से हार का चौका लगने के कारण जो बौखलाए समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, उनके कहने को कुछ बात नहीं बचा, उनके सहयोगी भाग रहे हैं, उनके पार्टी के अंदर बगावत है, अपनी ना पार्टी संभाल पा रहे हैं, ना घर संभाल पा रहे हैं, ना संगठन गठबंधन संभाल पा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जनता ना आगे बर्दाश्त करा है, ना जनता आगे बर्दाश्त करेगी, जनता ना आगे बर्दाश्त करेगी। 24 में भी हम आएंगे, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, कपिल जी, त्यागी जी प्लीज, क्योंकि जनता के बीच नहीं जाओगे तो जनता एक बार नहीं बार सिखाएगी। ठीक है, इजहार अली जी, कपिल आपसे भी एक सवाल है कि आपने चुनाव से पहले गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ, उतनी सफलता नहीं मिली। हालांकि अब आप कह रहे हैं कि आप मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पर जा रहे हैं और आप लगातार सक्रिय थे, और ये बात सही भी है कि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार सक्रिय रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बावजूद उसके अब आपकी दिशा क्या है? आप किधर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? 2024 की कोई कार्य योजना है क्या? किस तरफ आपका रुख होगा? क्योंकि पूर्वांचल की एक हिस्से पर आपकी पार्टी का जबरदस्त दबदबा है, इसमें भी दो मत नहीं। इजहार अली जी, देखिए कपिल जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और शायद मेरी जानकारी में वो वकील भी हैं, लेकिन इनको जो है अखिलेश जी के साथ बैठ के थोड़ा सा जो है इनको सलाह मशवरा लेना चाहिए। इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग 2022 के चुनाव के पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग अपना काम कर रहे थे। इसी बीच अब चूंकि अखिलेश जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि नहीं अब हम बड़े दल से अब नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम था कि बड़े दल से गठबंधन करने के बाद क्या स्थिति रही, समाजवादी पार्टी की 47 सीटों पे ये सिमट गए थे। तो उनको मालूम था कि जो है जब हम छोटे दलों को साथ में लेंगे
तब हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो हम नहीं गए, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को हमारी पार्टी संपर्क करके बुलाया अपने कार्यालय पे। फिर बैठ के बात हुई और हमने अपने मुद्दों को, जो भी मुद्दे हमारी पार्टी के हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे आपके कार्यालय पे देखिए, आप जनता की नहीं सुनेंगे, बात स्वीकार मैं नहीं कर सकता हूँ। आप आए थे, आपके भागीदारी मोर्चा से हमसे कोई मतलब नहीं था। आपने ओवैसी साहब को धोखा दिया, आपने बहन जी को धोखा दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। आपका डीएनए है कि आप जिनके साथ होते हैं उन्हीं को धोखा देते हैं। अरे तो ये आपके डीएनए में है। बहन मायावती जी ने तो पहले ही कह दिया आपको कि टाटा बाय बाय, हमारे दरवाजे आपके लिए बंद है, हम अवसर परस्त लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे ये कहा कि नहीं कहा बहन जी ने? जनता ने आनंद बाबू का ट्वीट आया था कि नहीं आया था? राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाजवादी पार्टी, अरे उन्होंने तो आपको साफ कह दिया कि आप अवसर परस्त हैं साहब। करते हैं, उनकी बात मानते ना, वो तो साफ कह दिए कि अवसर परस्त हैं आप। अरे आप कभी से आप थोड़ा संयम बरतें। अरे भाई आप बताइए ना कि बहुजन समाजवादी पार्टी के पास पहले ही दरवाजा बंद हो गया। जनता जानती है, आज से 12-13 साल पहले आपने उनको धोखा दिया, उसके बाद आपने भाजपा को धोखा दिया और फिर उसके बाद आपने सपा को धोखा दिया, क्योंकि आपके डीएनए में है। आप जिसके साथ रहते हैं उसी को धोखा देते हैं। इस बात का जवाब दे दिया आपने। और मुझे बताइए, 15 साल से सुबह केवल 4 जिलों में है, आज तक कपीश जी उनको अपनी बात कहने दीजिए। अकेला विधायक इजहार अली जी को अपनी बात कहने दीजिए। एक विधायक, देखिए कपीश जी, ऐसे तो किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। एक बार उनको बोल तो लेने दीजिए, इजहार अली जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। जी अली जी, आप अपनी बात संक्षेप में अपनी बात रखिए। जी जी आप बोलिए। बस बात सुनिए, ऐसा अगर डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी जी देखिए, हमारी ताकत क्या थी, आपने 2022 में देख लिया, 47 सीट से और पटाख से आपको 125 सीट पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका आपने बताया कि आपने क्या किया, इसका नतीजा अब 2024 में आपके सामने और पूरे प्रदेश के देशवासियों के सामने होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हम कहीं नहीं, हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ गठबंधन में है और इन्हीं के दुख दर्द में और इन्हीं की समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में ठीक है। और हमारा गठबंधन 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ है और 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के बहुत संक्षेप में संजय तिवारी जी के पास जाओ। संजय जी, ये जो तमाम सारी चर्चा आपने सुनी है, उसका लब्बो-लुआब क्या है और आने वाले राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? संजय जी, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में जवाब। जी उपाध्याय सर, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं बहुत विनम्रता से कपिल श्रीवास्तव जी से कहना चाहूंगा कि पहले अपने पार्टी का भी थोड़ा इतिहास, भूगोल और वर्तमान देखा जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है आज उत्तर प्रदेश में? कानपुर में एक जगह है मेहरबान सिंह का पुरवा। चौधरी चरण सिंह साहब जब लोकदल के अध्यक्ष थे तो वहीं से राजनीति होती थी। चौधरी हरमोहन सिंह साहब वहां पे एक हुआ करते थे, जिनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी छोटे साहब कहा करते थे, और मुलायम सिंह जी को नेताजी शब्द चौधरी हरमोहन सिंह यादव ने दिया था। यादवों का बहुत बड़ा कुनबा है, उनके सुपुत्र हैं सुखराम सिंह यादव, अभी इनके राज्यसभा सदस्य थे, 4 जुलाई को रिटायर हुए हैं। उनके घर पे चौधरी हरमोहन सिंह साहब की पुण्यतिथि थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहरबान सिंह का पुरवा से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती रही है। उसी दिन 25 जुलाई को अखिलेश यादव जी, जिनको वहां होना चाहिए था, वो माननीय फूलन देवी जी का जयंती मना रहे थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहां खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसका गढ़, जिसकी जातिगत आधार जिसका यादव रहा है। संजय जी, मैं इसका चूंकि समय कम है, लेकिन मैं इसका जवाब कपीश जी से जरूर लेना चाहूंगा। कपीश जी, जो संजय जी ने कहा है उसका जवाब जरूर दीजिए, नहीं तो ये फिर बहस अधूरी छूट जाएगी। कपीश जी। जी जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको कह रहे हैं
कि जो उन्होंने कहा उस तथ्यों से हम पूरी तरीके से अवगत। बात इस चीज की है कि हरमोहन सिंह जी के पौत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने ही सारी चीजें अपने आयोजित कर रखी थी। हमने अपने पार्टी कार्यालय मनाया, लेकिन फूलन देवी जी के साथ जो घटनाएं घटी हैं एक पूरे समाज के साथ, हम पहले किसी व्यक्ति के अपने आप के रिश्तों को से ज्यादा समाज के रिश्तों को मायने दें। अब तिवारी जी उसको ना समझ पाए तो मैं नहीं कह सकता। और मैं अब दूसरी बात कह दूं कि मैं अपने मित्र सुभसपा के मित्र से यह कहना चाहता हूं कि 4 से 5 जिलों में आपके सुभसपा की पैठ है, वो भी अभी इस लायक नहीं है कि आप एक भी विधायक बना सकें अपने दम पर। और बहुजन समाजवादी पार्टी से तो गलबैया करने के लिए पहले ही ओम प्रकाश जी, हर कोई एक ऐसा चैनल नहीं होगा जिसपे उन्होंने कहा नहीं था कि बहन जी के दरवाजे बात हो गई है, और उधर से आ गया रिजल्ट, और अवसरवादी भी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी को जब आपने दलील दी थी तो भी यही दी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे न्याय वाले पे बात नहीं कर रही है। वहां भी आप अपने लड़के को बनवाना चाहते थे, उन्होंने नहीं बनवाया। और जब समाजवादी पार्टी ने 36 MLC में से आपको अगर अपनी जो है एक सीट नहीं दी, क्योंकि हमारा आपसे तालमेल 2022 के इलेक्शन के लिए था, किसी आगे के इलेक्शन के लिए तब होता जब सुचारू रूप से आप हमारे साथ। आप तो बार्गेनिंग कर रहे थे, बार्गेनिंग का रास्ता आपने देख लिया, दोनों तरफ से चले गए पाड़े, और ना हलवा हुए ना माड़े। इनका यही स्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के चरण पादुका पे लोटन के अलावा सुभसपा का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कभी मुद्दों से ये बात नहीं करते, ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करते। ये बहस समाप्त नहीं हो सकती है, बहस जारी रहेगी, लेकिन इन लोगों के बीच में हमारी बहस का समय समाप्त हो गया है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की ये बिसात है, राजनीति की बहस कभी समाप्त नहीं होती, राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम सराहनीय है कि उन्होंने 75 जिलों को 25-25 के बकेट में बांटा है और उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, स्वयं ने ये जिम्मेदारी ली है। इसके रिजल्ट निश्चित ही अच्छे आएंगे, क्योंकि जब सरकार द्वार पर जाती है तो जनता की सुनवाई होती है, और जब जनता की सुनवाई होती है तो फिर लोकतंत्र भी मजबूत होता है। ये जारी रहेगा, समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।